नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। दोस्तों आज एक जो वीडियो लेके आया हूँ मैं, वो है ध्रुव राठी जी का। एक यूट्यूबर हैं और काफ़ी उनके सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। और उनकी एक वीडियो है जिस पे जो अमेरिका में इसमें जो बैंक क्राइसिस चल रहा है, यानी जो बैंक वहाँ के बैंक करप्ट हो रहे हैं, तो उस पर इन्होंने एक वीडियो बनाई है और जिसका टाइटल है डाउनफॉल ऑफ अमेरिकन बैंक्स। तो इस वीडियो को देखते हैं। और ये इनके मैंने कुछ पहले वीडियो देखे थे, तो काफ़ी अच्छे वीडियो इनके होते हैं और काफ़ी नॉलेजफुल होते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और फिर इस पर रिएक्शन देते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के दो बड़े बैंक्स डूब गए हैं, कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक। बताया जा रहा है कि अमेरिका के इतिहास में यह दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग फेलियर है। इससे पहले साल 2008 में जब वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक कोलैप्स हुआ था, वो सबसे बड़ा था, जिसके बाद हमें 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली। दुनिया भर में एक ग्लोबल रिसेशन आ गई थी। तो लोगों को डर है इस बैंकिंग कोलैप्स के बाद कहीं फिर से एक 2008 जैसी रिसेशन ना आ जाए, क्योंकि अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम अगर क्रैश करता है तो इसका इंपैक्ट दुनिया भर के देशों पर देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पर, कैसे हुआ है और इसका क्या असर हमें देखने को मिलेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। Silicon Valley Bank collapsed on Friday. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. Silicon Valley Bank. It is the epicenter of tech startups, venture capital. The collapsed bank had invested in around 21 Indian startups. The bank stock lost 80% of its value this week, 60% in one day alone. The management of these banks will be fired. Investors in the banks will not be protected. इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए दोस्तों पहले हमें समझना होगा कि बैंक्स काम कैसे करते हैं। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बैंक वो जगह होती है जहां पर हम अपनी मेहनत की कमाई को सेफ रखते हैं। जो भी पैसा हमने कमाया है वो हम जाके बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं ताकि पैसा सेफ रह सके। लेकिन एक बैंक के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो बैंक यहां पर अपना एक अलग धंधा चला रहा है। फ्री में तो आपके लिए वो काम करेगा नहीं। बैंक का यहां पर अपना एक अलग बिजनेस मॉडल है। जो पैसे आप बैंक में लाकर डिपॉजिट करते हो, बैंक उससे और पैसे कमाना चाहता है खुद के लिए। और ये पैसे कमाने के कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोन देना बाकी लोगों को और कंपनीज को। उस लोन पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो बैंक के लिए प्रॉफिट होगा। दूसरा एक कमाई का जरिया हो गया अलग अलग चीजों में पैसे इन्वेस्ट करना। बैंक के पास जो पैसा है, बैंक उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, सरकारी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देता है, गोल्ड खरीदने में इन्वेस्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे आम लोग अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, बैंक भी अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकता है और पैसे कमाने के लिए। इस चीज को डिटेल में मैंने बैंक्स के बिजनेस मॉडल वाले वीडियो में बताया। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है जाकर, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आपको बेहतर सिलिकॉन वैली बैंक के एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। अब इस सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो ये एक ऐसा बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी साल 1983 में। सेंटा कार्ला शहर कैलिफोर्निया में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। और शुरुआत में इस बैंक ने क्या किया था दोस्तों, ये अपने पैसे कमाने के लिए बहुत सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता था। अर्ली 1990s की बात है कि इस बैंक का आधा पोर्टफोलियो इस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बिजनेस से ही बनता था। पोर्टफोलियो क्या होता है? बेसिकली आपकी जो सारी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती है उन्हें कुल मिलाकर पोर्टफोलियो कहा जाता है। हर इंसान का अपना एक पोर्टफोलियो होता है। आपने जितना भी पैसा अपना स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, गोल्ड खरीदने में इन्वेस्ट किया है, कैश में रखा है, तो ये सारा आपका पोर्टफोलियो हो गया। आपने अक्सर सुना होगा कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। सारा पैसा एक चीज में इन्वेस्ट मत करो, नहीं बहुत ज्यादा रिस्क होता है। मान लो आपके पास जितनी भी सेविंग्स हैं, आपने सारे पैसे का इस्तेमाल कर लिया सोना खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए, क्योंकि किसी ने आपको बताया था कि गोल्ड खरीदना एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक से गोल्ड का पूरा मार्केट क्रैश कर जाता है। ऐसे में आपके साथ क्या होगा? आपका सारा पैसा तो मिट्टी में मिल गया, खत्म। अब इस सिलिकॉन वैली बैंक के साथ दोस्तों उस जमाने में ऐसा ही कुछ हुआ। 50% पोर्टफोलियो इनका रियल एस्टेट में था और साल 1992 में कैलिफोर्निया की रियल एस्टेट मार्केट बुरी तरीके से क्रैश कर गई। इसकी वजह से बैंक को $2.2 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद बैंक ने रियलाइज किया कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्सिफाइड बनाना चाहिए। इसलिए 1995 के बाद से रियल एस्टेट बिजनेस का कंट्रीब्यूशन इन पोर्टफोलियो में 10% के अराउंड ही रहा है। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि अभी जो इस बैंक के साथ हुआ वो दोबारा से सिमिलर सिचुएशन हुई, लेकिन एक और बड़े स्केल पर। 1995 से आगे बढ़कर 2000s के समय में आए तो इस बैंक को जाना जाने लगा एक नई चीज के लिए। एक ऐसा बैंक बना जो स्टार्टअप्स में बहुत इन्वेस्ट करता था, स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स। वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज जो वेंचर स्टेज पर हैं, नई नई उभर कर आ रही हैं, स्पेशली उन कंपनीज को लोन देता था ये बैंक।
साल 2015 तक ये बैंक इतना बड़ा बन गया था कि इसने बताया कि 65% जितने भी अमेरिका में स्टार्टअप्स मौजूद हैं, ये बैंक उन्हें सर्व कर रहा है। तो टेक इंडस्ट्री में मौजूद जो कंपनीज थी वो सबसे बड़ी कस्टमर बनी इस सिलिकॉन वैली बैंक की। यहां पर इसका ये नाम भी बड़ा फिट बैठता है। जो सिलिकॉन वैली में मौजूद कंपनीज थी टेक्नोलॉजी बेस्ड, वो सिलिकॉन वैली बैंक इस्तेमाल करती थी। इनमें से कई कंपनीज दोस्तों इंडिया की स्टार्टअप कंपनीज भी थी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। इस मायने में ये सिलिकॉन वैली बैंक काफी अनोखा बैंक था। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप कंपनीज के लिए काम कर रहा था। लेकिन बाकी आमतौर पर जो बैंक्स होते हैं वो अलग अलग डाइवर्सिफाइड कंपनीज में कस्टमर्स ढूंढते हैं, उन्हें लोन्स देते हैं। जैसे कि इंडिया में SBI बैंक को ही ले लो, हर तरह के लोग उससे लोन लेते हैं। कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में मौजूद कंपनीज उस बैंक का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के लिए ऐसा नहीं था। साल 2022 के एंड तक सिलिकॉन वैली बैंक 16th बिगेस्ट लेंडर बन गया था अमेरिका में। इसके टोटल एसेट्स की वैल्यू $209 बिलियन, 17 लाख करोड़ रुपए। तो आखिर क्या कारण कि ये बैंक क्रैश किया? प्रॉब्लम शुरू होती है दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक के समय से। जब दुनिया भर में लॉकडाउन हुआ तो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने लगे। लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के समय में जब बाकी सब कुछ बंद हो जाता है तो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं, जो कंप्यूटर और मोबाइल के थ्रू चल रही होती हैं। यही कारण था कि साल 2021 में जो स्टार्टअप्स थे उन्होंने बहुत पैसा रेज किया। अमेरिका में $330 बिलियन इन टोटल रेस किए गए, जो कि पिछले साल के रिकॉर्ड से ऑलमोस्ट 2 गुना था। अब इतना सारा पैसा इन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स के पास है तो ये पैसे को डिपॉजिट कराना चाहेंगे बैंक में, और सिलिकॉन वैली बैंक यहां पर नंबर 1 प्रेफरेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स की। इसीलिए मार्च 2021 में इस बैंक के अंदर किए गए जो टोटल डिपॉजिट्स थे उनकी टोटल वैल्यू $124 बिलियन तक पहुंच गई, जो कि एक साल पहले सिर्फ $62 बिलियन पर थी। 100% इंक्रीज यहां पर देखा गया। एक बहुत बड़ा जंप था कि अचानक से इस बैंक में इतना सारा पैसा और डिपॉजिट किया जा रहा था। बाकी बैंक से अगर आप कंपेयर करो तो उनमें इतना बड़ा जंप नहीं देखा गया। जैसे कि JP मॉर्गन चेज बैंक में सिर्फ 24% का इंक्रीज देखा गया। अब बैंक ने देखा कि मेरे पास इतना सारा पैसा आ रहा है कस्टमर के डिपॉजिट्स के फॉर्म में, अब क्यों ना इस पैसे से और पैसे कमाए जाए। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसे का इस्तेमाल किया बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने में। अब ये करना कुछ अनयूजुअल नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले बताया, बैंक्स का अपना बिजनेस मॉडल है। बैंक्स अलग अलग जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसे कमाने के लिए, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना काफी सेफ माना जाता है। यहां पर सरकारी ही नहीं बल्कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी खरीदे गए एज एन इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड्स अगर आप नहीं जानते क्या होता है तो ब्रीफ में समझा देता हूं। जब बड़ी बड़ी कंपनीज या सरकारों को पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं। आप उन बॉन्ड्स को खरीदोगे, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे, वो पैसा जाएगा इन कंपनीज या सरकारों के पास जो वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये पैसा एक तरीके से लोन पर लिया जा रहा है आपसे। ये कंपनीज या सरकारें आपको इंटरेस्ट रेट प्रॉमिस करती हैं कि एक समय के बाद, 5 साल के बाद जब बॉन्ड का पीरियड खत्म हो जाएगा, हम आपको ये पैसा लौटा देंगे, प्लस आपको इंटरेस्ट रेट भी देंगे। तो आप अगर बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके लिए फायदे वाली बात है। आपको बेसिकली अपना पैसा देकर कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि आपके लिए प्रॉफिट होगा। और इन कंपनीज और सरकारों के लिए ये एक बोरोइंग का जरिया हो जाता है। इन्हें इमीडिएटली पैसे की जरूरत होती है तो इसलिए ये करते हैं। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने बहुत सारी बॉन्ड्स खरीदी एक ऐसे समय पर जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम चल रहा था मार्केट में। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट्स 0% से लेकर 0.25% के बीच में था, जो कि बहुत कम होता है। उम्मीद यही थी कि ये इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ये इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया। अब ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाते हुए बस आपको यह समझ लेना चाहिए कि बॉन्ड प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट के बीच में जो रिलेशन है वो एक इनवर्स रिलेशन है। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। अब जितने लंबे समय के लिए आपने एक बॉन्ड ले रखी है उतना ही रिस्क भी रहता है। इस समय के बीच में इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जा सकता है, यानी प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है। आपका फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर बॉन्ड का प्राइस नीचे गिरता है और आपने बॉन्ड खरीद रखी है तो नुकसान आपका ही होगा। सिलिकॉन वैली बैंक के लिए यहां एक वर्स्ट केस सिनेरियो बन गया। अमेरिकन सरकार ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो बॉन्ड्स खरीद रखी थी सिलिकॉन वैली बैंक ने, उनकी वैल्यू नीचे गिर गई। यहां एक बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये इकलौता नुकसान नहीं था। दूसरा नेगेटिव इंपैक्ट इससे भी ज्यादा बड़ा था। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, लोन लेने का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो जो स्टार्टअप्स और कंपनीज हैं उनके लिए लोन लेना महंगा पड़ जाता है, इसलिए वो लोन लेना अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर उन्हें पैसे की जरूरत है तो वो क्या करें फिर? जो पैसा उन्होंने सेव कर रखा है बैंक में वो उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सारे टेक स्टार्टअप्स थे 2022 तक आते आते जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे, इन्हें पैसे की जरूरत थी, ये बैंक से अपना पैसा निकालना चाह रहे थे। वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ से और फंडिंग नहीं आ रही थी।
और ये सब के सब सिलिकॉन वैली बैंक में अपना पैसा रख के बैठे थे और साथ में निकालना चाह रहे थे। तो ये बैंक के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात बन गई, क्योंकि जैसा मैंने बिजनेस मॉडल ऑफ बैंक्स वाले वीडियो में समझाया है कि बैंक्स जितना भी पैसा आप डिपॉजिट करते हो वो किसी तिजोरी में कलेक्ट करके नहीं रखते, वो कुछ छोटा सा % पैसा ही एक्चुअली में स्टोर करके रखते हैं, बाकी पैसे का वो इस्तेमाल करते हैं कहीं इन्वेस्ट करने में, औरों को लोन देने में। मतलब अगर किसी भी बैंक का हर कस्टमर साथ में अपना पैसा निकालना चाहेगा बैंक से, तो बैंक के पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए। यही सिचुएशन हुई सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। एक तरफ जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था वो लॉस में जा रहा था, वहां से नुकसान हो रहा था, और दूसरी तरफ से उनके कस्टमर्स पैसा निकालना चाह रहे थे बैंक से। कस्टमर्स की जरूरतें देखकर उन्होंने अपनी बॉन्ड्स को बेचना शुरू किया, नुकसान पर बेचना शुरू किया। रिसेंटली उन्होंने करीब $21 बिलियन बॉन्ड्स बेची और $1.8 बिलियन के लॉस पर बेची। इस डाउनग्रेड को अवॉइड करना एक और बड़ा कारण था कि इन्होंने $1.8 बिलियन के लॉस पर बॉन्ड्स को क्यों बेचा। इस खबर के पब्लिक होते ही इस बैंक के शेयर्स नीचे गिरने शुरू हो चुके थे। 9 मार्च 2023 इस बैंक के शेयर्स 60% नीचे गिर जाते हैं, और इसके एक दिन पहले ही मूडीज इस बैंक की रेटिंग को डाउनग्रेड भी कर देता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये बैंक कुछ भी कर लेता, लेकिन बैंक क्रैश को अवॉइड करना इम्पॉसिबल होता, क्योंकि जैसे ही खबर में आता है कि बैंक के पास पैसे नहीं है, बैंक अपनी बॉन्ड्स को बेचने लग रहा है बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लॉसेस पर, जिन लोगों ने अपने पैसे डिपॉजिट किए होते हैं इस बैंक में, वो अपने पैसे निकालने भागते हैं। सबको अपने पैसे की चिंता होती है और सब एक समय पर पैसे निकालने भागते हैं। इसे एक बैंक रन कहा जाता है। यहां पर एक रेलेवेंट ऑडियो बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कुकू एफएम पर, हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम रिसेशन इन 2023। और क्या चीजें कर सकते हैं आप अपने आप को रिसेशन से बचाने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को और स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को ऐसे मार्केट्स के अप्स और डाउन से बचाने के लिए। दूसरी एक और ऑडियो बुक है लर्निंग्स फ्रॉम द 2008 ग्रेट रिसेशन, ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म जहां पर ढेर सारी ऐसी नॉलेजेबल ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिलती हैं। इसके पहले महीने की कॉस्ट पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड ध्रुव50 इस्तेमाल करेंगे। 99 रुपीज की जगह सिर्फ 49 रुपीज कॉस्ट पड़ेगी। लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। लेकिन एक्चुअल रीजन की ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई थी, वो रीजंस अलग थे उन दोनों केसेस में। यहां पर जो हुआ है, अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता चली है इसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग कोई घोटाला नहीं हुआ, बैंक की तरफ से कोई फ्रॉड नहीं किया गया है। यह बात सच है कि बैंक ने अपनी तरफ से कुछ चीजें छुपा कर रखी, पब्लिक को रिवील नहीं करी थी टाइम पर। लेकिन यह केस एक बैड डिसीजन मेकिंग का है। बैंक को चलाने वाले लोगों की तरफ से खराब डिसीजंस लिए गए, एक खराब समय निकला और कुछ हद तक बैड लक भी इन्वॉल्व थी। क्योंकि एक तरफ शायद आप सोच रहे होंगे कि इस सब की रूट कॉज तो यही है कि अमेरिकन सरकार ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। ऐसा क्यों किया अमेरिकन सरकार ने? इसके पीछे एक बड़ा सिंपल रीजन है दोस्तों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन यानी महंगाई और इंटरेस्ट रेट्स के बीच में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन बना रहता है दोस्तों। इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया था इन्फ्लेशन वाले वीडियो में। जब देश की इकोनॉमी में एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा होता है, तो देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो अक्सर इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, ताकि लोगों के लिए लोन लेना आसान हो जाए। कम इंटरेस्ट रेट होगा तो ज्यादा लोग लोन लेना चाहेंगे, ज्यादा लोग लोन लेंगे तो ज्यादा लोगों के हाथों में पैसा आएगा। ज्यादा पैसे का मतलब है कि वो अलग अलग चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे, और अलग अलग चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा तो ज्यादा पैसे की सर्कुलेशन होगी, इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ेगा। इसी रीजन से पैंडेमिक के दौरान इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम किए गए थे सरकार के द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, महंगाई बढ़ रही होती है देश में, उसे कंट्रोल में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का मतलब लोन लेना महंगा पड़ जाएगा, कम लोग लोन लेना चाहेंगे, ज्यादा लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, लोग पैसा कम खर्च करेंगे, और पैसा जब कम खर्च होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। ये एक मोटे मोटे तौर पर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है इसकी। पिछले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन बड़ी तेजी से बढ़ने लग रही थी अमेरिका में, यूरोप में। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण है रशिया यूक्रेन में हो रही वॉर। और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए इनके फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया था। इसे रूट कॉज जरूर कह सकते हो, लेकिन फिर भी बैंक की तरफ से बैड डिसीजन मेकिंग थी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स तो ऊपर नीचे होते रहेंगे। आपको अपने पोर्टफोलियो को इतना रोबस्ट बनाना चाहिए कि वो इन सारे उतार चढ़ाव को बेयर कर पाए। अब अगला सवाल ये उठता है दोस्तों कि उन लोगों के पैसों का क्या होगा जिन लोगों ने और जिन कंपनीज ने इस बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट कर रखे थे। अब कुछ तो एक लिमिट होती है इंश्योरेंस की, कि जितना भी पैसा आप किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके रखते हो, कुछ लिमिट तक वो सेफ रहेगा। सरकार के द्वारा बनाया गया कानून होता है ये। अमेरिका में ये लिमिट है $250,000, $2.5 लाख, जो कि काफी बड़ी लिमिट लगेगी आपको। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के जो क्लाइंट्स थे, जो कस्टमर्स थे, वो स्टार्टअप्स थे, उनके पास काफी सारा पैसा था। बताया जाता है कि
कि 89% पैसा जो था वो अनइंश्योर्ड था। लेकिन अमेरिकन सरकार का रिस्पॉन्स काफी सिमिलर रहता है इंडियन सरकार के रिस्पॉन्स से, जो इंडियन सरकार का रिस्पॉन्स रहा था जब इंडिया में बैंक्स क्रैश हुए थे। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन धावा बोलती है सिलिकॉन वैली बैंक के ऑफिस पर। बैंक की जो रिसीवरशिप है उसे दे दिया जाता है एफडीआईसी को। एफडीआईसी यानी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। करीब $175 बिलियन के जो कस्टमर्स के डिपॉजिट्स थे उनसे एफडीआईसी एक नया बैंक क्रिएट करती है, नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा। जो भी सिलिकॉन वैली बैंक के एसेट्स थे उन सबको टेक ओवर कर लिया जाता है ताकि यूजुअल बिजनेस एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखा जा सके। और फिर तलाश शुरू होती है एक ऐसे बैंक की जो मर्ज करना चाहे इस बैंक के साथ। सही सुना आपने, मर्जर करना यहां पर एक सोल्यूशन है। इंडिया में जब 2.5 साल पहले पीएमसी बैंक क्रैश किया था तो सरकार ने यही चीज करी थी। पीएमसी बैंक को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया था, ये इंश्योर करने के लिए कि जितने लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए हैं उनका पैसा सेफ रह सके और वो पैसा अपना वापस निकाल सके। सिलिकॉन वैली बैंक के केस में देखा जा रहा है कि किस बैंक के साथ मर्जर किया जाएगा, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अश्योर किया है कि जितना भी पैसा लोगों ने डिपॉजिट कराया है इस बैंक में वो सारा सेफ रहेगा, जो अनइंश्योर्ड पैसा भी है वो भी सेफ रहेगा। लेकिन इस बैंक क्रैश से एक बड़ा इंपैक्ट ये हुआ है कि स्टॉक मार्केट में यूएस बैंक्स की वैल्यू काफी तेजी से नीचे गिर चुकी है। $100 बिलियन वर्थ पैसा यूएस बैंक्स स्टॉक मार्केट की वैल्यू में लूज कर चुके हैं। यूरोपियन बैंक्स करीब $50 बिलियन वैल्यू लूज कर चुके हैं। कई और कंपनीज जिन्होंने बताया कि उनका पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में था, उनके शेयर्स भी नीचे गए हैं इसकी वजह से। जैसे कि स्ट्रीमिंग डिवाइस मेकर roku इंक कंपनी, इन्होंने कहा कि इनके डिपॉजिट्स इस बैंक में लार्जली अनइंश्योर्ड थे तो इनके शेयर्स 10% नीचे चले गए। वाई कॉम्बिनेटर एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म है। सिलिकॉन वैली बैंक डिफॉल्ट बैंक होता था इस वाई कॉम्बिनेटर का। जो स्टार्टअप फाउंडर्स इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे वो यूजुअली सिलिकॉन वैली बैंक के साथ ही अपने अकाउंट्स खोलते थे। तो कई स्टार्टअप्स ऐसे थे जिनके इंडियन फाउंडर्स थे, इंडियन स्टार्टअप्स थे जो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने भी अपना पैसा इस बैंक में डिपॉजिट किया था। स्टार्टअप्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात है क्योंकि अनलाइक जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ज्यादातर स्टार्टअप्स के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स नहीं होते अलग अलग बैंक्स में, वो एक ही बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और पैसों को लेकर वो अक्सर बहुत क्रिटिकल होते हैं। जो भी एम्प्लॉयज की पेमेंट्स उन्हें देनी होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट अपने स्टार्टअप्स को चलाने के लिए देनी होती है, उसके लिए पैसे की सख्त जरूरत होती है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा बताते हैं कि कैसे ये सिलिकॉन वैली बैंक उनके पहले इन्वेस्टर्स में से था। ये बैंक पेटीएम में इन्वेस्ट करने वाले वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स में से था और इन्हें एक बड़ा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिला था अपनी इन्वेस्टमेंट का, अराउंड $1.7 मिलियन का। ओवरऑल ये देखने वाली बात होगी कि इसका इंपैक्ट कितना पड़ता है बाकी अमेरिकन इकोनॉमी पर और दुनिया की इकोनॉमी पर। हालांकि लोग इसे 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से कंपेयर जरूर करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा क्रिटिकल डिफरेंस है। 2008 में जो क्राइसिस हुई थी वो अमेरिकन हाउसिंग मार्केट के क्रैश की वजह से हुई थी। बैंकों ने बड़े इररिस्पॉन्सिबल तरीके से एक के बाद एक लोन्स दिए घर खरीदने के लिए लोगों को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो कंपनीज उन लोन्स को पे बैक करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और ये हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ। इसके बाद पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिली। उसके बाद से कई स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस इंपोज करी गई हैं, नए कानून बनाए गए हैं ताकि दोबारा से ऐसा ना हो। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सिचुएशन में उतनी बुरी हालत दोबारा से नहीं होगी क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक एक स्पेसिफिक सेक्टर में कस्टमर्स को देखता था। उन स्टार्टअप्स पर जरूर एक इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आना अनलाइकली होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अब जाकर आप बैंक्स के बिजनेस मॉडल को समझ सकते हैं यहां क्लिक करके इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं सिचुएशन बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। काफ़ी डिटेल्स में समझाते हैं ये। और अब जानते हैं कि जब भी अमेरिका का कोई भी बैंक डूबता है तो उसका पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ता है। और ऐसा ये होता है क्योंकि जो अमेरिकन बैंक्स होते हैं उसमें हर देश के जितने भी कह लीजिए कि कंपनीज होती हैं, मतलब सबका कुछ ना कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट होता है और सब अपने पैसे वहाँ पे डिपॉजिट किए होते हैं। और जब वो बैंक करप्ट होता है तो सारे देशों के ऊपर असर पड़ता है। ऐसा ही हुआ है जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसके साथ, और भारत के ऊपर भी इसका कुछ न कुछ असर पड़ेगा। और लेकिन बात यह है कि अब 2008 में जो आया था रिसेशन और जो इस समय होगा इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि इंडिया अब पहले ज़्यादातर इन सब चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर करता था, लेकिन जब कोई देश मतलब खुद सारे प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक, और वह एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगता है,
तो इन सब चीज़ों का असर उसके ऊपर कम पड़ता है, क्योंकि पहले तो हम फुली डिपेंडेंट थे सारी चीज़ों पे, अब डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई है, तो अब इसका असर आपको भारत में नहीं दिखना उस तरह से पड़ रहा है। नहीं तो अभी सोच लीजिए कि अगर 2008 का दौर होता तो महंगाई जो अभी है वो और इंक्रीज हो जाती कई गुना। और अब सोच लो कि अभी इसी कारण से कि इसमें जो भारत है वो अपने जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर भारत, उस पर जो काम कर रहा है, इसी की बदौलत है कि इस पे जो इम्पैक्ट पड़ा है इस क्राइसिस का वो बहुत ही कम पड़ा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ने जो इन्होंने बताया है सारा डिटेल्स में समझ ही लिया है, और हमें तो चिंता करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम सक्षम है हमारा देश इस चीज़ से निकलने में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।